नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे तल में श्री राम यंत्र की स्थापना की गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना पूरे विधि विधान के साथ की है। इस दौरान पुजारियों ने मंत्रोच्चार किया और इसके साथ राष्ट्रपति पूजन ने सामग्री भगवान को अर्पण किया है और इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण शुभ मंत्रों से गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में होना मेरे जीवन का कृतार्थ है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आकर गौरवान्वित हूँ और राम मंदिर हमें हमारी समृद्धि, संस्कृति और विरासत से जोड़ता है। रामनवमी के दिन हम सब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं सभी को नवमी तिथि मधुमास पुनीता यानी रामनवमी के दिन मनाए जाने वाले सभी पावन वर्षों की मैं अग्रिम बधाई देती हूँ। इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलीला के दिव्य विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियां हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मर्मस्पर्श अवसर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये भाव व्यक्त किया था कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब अपने राष्ट्र के पुनः स्थापना के एक नए कालचक्र का शुभारंभ के लिए साथी बन रहे हैं। देवी और स्वजनों, हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि राम राज्य में ना कोई दुखी है, ना निर्धन है, ना परावलंबी है, ना बुद्धिहीन है और ना ही कोई संस्कारहीन है। तुलसीदास अपने शब्दों में लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूझ ना लक्षणहीना। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। राम राज्य का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करना है। माता सबरी से प्रभु श्री राम का भावपूर्ण मिलन, निषाद राज से उनका स्नेह संबंध, युद्ध में काल भी बानर आदि का सहयोग लेना, जटायु, जाम्बवान और गिलहरी सभी को सम्मान तथा स्नेह और प्रेरणा प्रदान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में आयोजित पश्चिम बंगाल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करना था। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जनता के मुद्दों पर केंद्रित होकर कार्य करना चाहिए। प्रत्येक जिले में पार्टी की मजबूत पकड़ सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने संगठन के सभी स्तरों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय समस्याओं को समझें और जनता तक पार्टी के संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय कपड़ों की प्राचीन कला और इसके साथ ही उत्कृष्टता पर जोर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में कपड़े बनाने की कला इतनी उन्नति थी कि यह दुनिया भर में पहचानी जाती थी और विदेशी यात्रियों ने भी इस कौशल की तारीफ की और लिखा है कि भारत में इतने बारीक और उत्कृष्ट कपड़े बनाए जाते थे कि लंबे कपड़े को मुट्ठी भर में ही समेटा जा सकता था।
केंद्रीय मंत्री ने इस ऐतिहासिक कला को याद करते हुए कहा कि हमें अपनी परंपराओं और हुनर को आधुनिक उद्योग में भी आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर के विस्तार पर लगातार ध्यान दिया है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन को आसान बनाने के लिए उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी प्रारंभ किए गए हैं, ताकि छोटे इंडस्ट्रीज को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़कर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, तब भी यह परिवर्तन साफ देखने को मिलता है। 2012-13 के आसपास देश में एमएसएमईज का नंबर अप्रॉक्सीमेटली 4.67 करोड़ था, लेकिन आज हाल के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई। यानी पिछले लगभग एक डिकेड में इस सेक्टर में काफी एक्सपेंशन हुआ है, तभी न इतनी बड़ी संख्या हमको देखने को मिल रही है। और यह वृद्धि बताती है कि हम सभी के प्रयासों के फलस्वरूप देश में इंटरप्रेन्योरशिप की भावना लगातार बढ़ रही है और हमारे छोटे उद्योग अब आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आज भारत में एक ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जरूरत है जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपोनेंट के स्तर पर भी जरूरी है। यानी ड्रोन के मोल्ड से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सभी भारत में ही बने। मैं जानता हूं कि यह काम कोई आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश देशों में जहां ड्रोन्स बनते हैं वहां कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स एक देश, और मैं जानता हूं आप भी जानते हैं कि विशेष रूप से चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है कि भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। कभी कभी लोग कहते हैं कि अब इतनी जल्दी कैसे बनेगा। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में इस मामले में भारत आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। कपड़े बनाने की हमारी कला इतनी प्रोग्रेसिव थी कि भारतीय कपड़ों की पहचान पूरी दुनिया भर में थी। कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि भारत में इतने बारीक कपड़े बनाए जाते थे कि अच्छे खासे लेंथ वाले कपड़ों को मुट्ठी भर में समेटा जा सकता था। इसी तरह यदि हम मेटलर्जी की बात करें तो भारत की यह परंपरा भी काफी समृद्ध रही है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली में स्थित हमारा आयरन जो पिलर है वह है। सदियों बीत जाने के बाद भी यह पिलर जंग से पूरी तरह से मुक्त खड़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां यहां भी बदलने लगी। जैसे जैसे मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई है, नए नए इन्वेंशन सामने आए हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति स्वाभाविक रूप से तेज बढ़ने लगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा दौरे के दौरान ही भामाशाह कृषि बाजार के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों परियोजना के महत्व पर चर्चा की गई है और बताया गया है कि इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर सुविधाएं और उनकी उपज के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि यह कदम राजस्थान के कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा देगा और किसानों की आय में सुधार करेगा। कोटा के लिए यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी साबित होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नया कृषि क्लस्टर बेहद ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने बताया कि इस क्लस्टर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिनमें स्वच्छ
पौध और सामग्री शामिल है। मंत्री ने चिंता जताई है कि केले की फसल पर बीमारी और फफूंद का भी खतरा गंभीर है, जो कुछ जगहों पर 40% तक नुकसान पहुंचा चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर सतर्कता रखी जाएगी और दिल्ली के अधिकारी भी उनके साथ हैं और इस पहल से किसानों को सुरक्षा, बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने का भी मदद मिलेगा। आज नवरात्रि है, वर्ष प्रतिपदा है, गुड़ी पड़वा है, उगादी है, नया साल है, अपना नया साल है। अपना नया साल 1 जनवरी को शुरू नहीं होता। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। तो अपना नया साल तो परंपरा का ये है। तो आपला सर्वाना गुड़ी पड़वाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये नया साल मंगलमय हो। और जब जलगांव की बात मैं करता हूं तो खान देश की धरा, स्वर्ण नगरी और बनाना सिटी है ये। और आसपास जो केला उत्पादक किसान है, पिछली बार मैं मंत्री बन के आया था तो आपने कहा केला क्लस्टर चाहिए, केला क्लस्टर चाहिए। और आपकी मांग पर भगवान की कृपा से रक्षा ताई के प्रयास, स्मिता ताई के प्रयास और आपका आग्रह, तो क्लस्टर यहां स्वीकृत हो गया। अब ये भी कम ही होता है कि पहली बार मांग हो और दूसरी बार आने के पहले पूरी हो जाए। ये 200 करोड़ रुपए का क्लस्टर यहां बन रहा है, बनेगा। और उसमें जितनी चीजें आपने कही, एक बात हुई क्लीन प्लांट मटेरियल की। एक बीमारी की बात अभी हो रही है, फंगस, और वो जहां लगी उसने केले का भयानक नुकसान किया। 40 मतलब फसल ही खत्म हो गई। हम उसके लिए अवेयर रहेंगे। मेरे साथ दिल्ली से अधिकारी आए, प्रियरंजन और उनकी टीम। मैं निर्देशित कर रहा हूं कि इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम बनेगी और वो टीम जो कुछ हो सकता है बेहतर से बेहतर रिसर्च और प्रयोग करके इस बीमारी से बचाने में जुटेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर झंडेवाला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने माता के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित की और इसके साथ ही सभी नागरिकों की खुशहाली, स्वास्थ्य, समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने नवरात्रि की महिमा और हमारे सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। राजधानी के श्रद्धालुओं ने भी इस अवसर पर मंदिर में उमड़ी श्रद्धा और भक्ति का अनुभव किया, जिससे कि नवरात्रि की शुरुआत और भी विशेष बन गई है। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक बार फिर से नए इतिहास का साक्षी बना, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम यंत्र की स्थापना के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस अवसर पर ही उन्होंने सभी राम भक्तों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही प्रभु श्री राम का मंदिर परिपूर्ण हो गया है। राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है।
यही तो भारत की आस्था है। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, या अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वो आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ ये संघर्ष निरंतर जारी रहा। और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्री माता मनसा देवी मंदिर का भव्य दर्शन किया। इस दौरान ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चैत्र नवरात्रि और नव वर्ष के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इसके साथ उन्होंने कहा कि नवरात्रि हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। इस अवसर पर मां के चरणों से प्रार्थना करते हुए प्रदेश खुशहाल रहे ऐसी कामना की और हर कोई स्वस्थ रहे, हम सभी आगे बढ़ें, ऐसा नायब सिंह सैनी ने कहा। मां के नवरात्रे चैत्र माह में आज शुरू हुए हैं और आज नव वर्ष भी है। नव वर्ष का हमारा प्रथम ये दिन है। मैं मां के नवरात्रों और हमारा नव वर्ष शुरू हुआ है, रामनवमी है, अष्टमी है। मैं सभी के पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश खुशहाल और आगे बढ़े, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, आगे बढ़े, ऐसी मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और सभी को मां के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि नवरात्रे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और जब भी लोग मां के यहाँ अपनी मन्नत लेकर के आते हैं तो मां उनकी मन्नत को पूर्ण करती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल में गुड़ी पड़वा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ही ऐलान करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य सरकार सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ही 1 करोड़ 1 लाख रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शुरू करेगी। इस दौरान ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि गुड़ी पड़वा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और शुभता और नवचेतना का प्रतीक है। यह पर्व हमें नए संकल्प लेने, जीवन में लक्ष्य तय करने और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और गुड़ी पड़वा में हमें अपने सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए एकता, सद्भाव और प्रगति का संदेश देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन को नई दिशा देने और इसके साथ अवसर प्रदान करने का भी दिन है। चैत्र प्रतिपदा का भी नव संवत्सर प्रगति के नव बताया गया कि इसको हरियाली का प्रतीक माना जाता है और यह समय 2 ऋतुओं के ही संधिकाल का होता है जब प्रकृति नए रूप में दिखाई देती है।
आज पूरे प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के विविध प्रकार की घटनाओं से जानकारी आए। वैसे तो राज्य सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से विक्रमादित्य शोध संस्थान के आधार पर पूरे वर्ष अलग अलग प्रकार की गतिविधि संचालित करती रही है। विक्रमादित्य एक ऐसे सुव्यवस्था के शासन के प्रतिमान हैं जिनको जीने के लिए आज विश्व सदैव लालायित रहता आया है। विक्रमादित्य और उनकी न्याय व्यवस्था, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य के नवरत्न, विक्रमादित्य और उनके सिंहासन की 32 पुतलियां, विक्रमादित्य और बेताल 25, कई प्रकार की घटनाओं से विक्रमादित्य सदैव करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में आज भी जीवंत है। और इतना ही नहीं, विक्रमादित्य काल के उस दौर के समय भारत के निकटवर्ती देशों के अंदर भी उनके शासन की सुव्यवस्थाओं के आधार पर अरब के कई देशों में लाइब्रेरी में उनकी उन प्रकार की घटनाओं के इतिहास के रिकॉर्ड मिलते हैं। विक्रमादित्य काल के सिक्के हों, साहित्य हों, फेलोशिप हो, सब प्रकार की व्यवस्था में भी हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये विक्रम संवत के साथ ही ये हमारे कई राज्यों में कई प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत होती है। कहीं हमारे देश के अंदर चेटी चंड के माध्यम से भी इसको स्मरण करते हैं, नव तेरह के नाम से भी करते हैं, नव रोज के नाम पे करते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति की आराधना के बलबूते पर में सब शक्ति संपन्न हो और हमारे इस देश की मूल सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये मेरी अपनी ओर से मंगल कामना। विक्रम संवत 2083 की मंगल कामना। एक और बड़ा काम हम आज इसके साथ जोड़ने वाले हैं। गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक, जून तक हम 3 महीने लगातार हमारे सभी जल स्रोतों पर काम करते हुए गुड़ी पड़वा से इसको हाथ में ले रहे हैं। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। ऐसे में जल संरचनाओं को लेकर सभी प्रकार के नहरों पर तालाब, कुएं, बावड़ी, प्राचीन जल स्रोत, सभी व्यवस्थाओं पर लगभग 3.25। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश किया गया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक पर सदन में पूरी तरह से चर्चा होगी और उम्मीद है कि इसे पारित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य में धर्म स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और नागरिकों के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। इस विधेयक के लागू होने से छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद मां राज राजेश्वरी मंदिर में घट स्थापना और विशेष पूजा अर्चना के साथ में अपने दिन की शुरुआत की। इसके बाद से ही उन्होंने अजमेर रोड पर मौजूद हीरापुर बस टर्मिनल के राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। तो 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मां राज राजेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया गया है, जहां पर भारी संख्या में नवरात्रि के अवसर पर लोग मौजूद रहे। सीएम भजनलाल का तोहफा लोगों के लिए साफ तौर पर देखने को मिला। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर सुबह से ही प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बता दें आपको, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ में मां दुर्गा की पूजा माता शैलपुत्री के रूप में की जाती है। देश भर से पूजा और साधना की झांकियां भी सामने आ रही है। वहीं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान द्वितीय और तृतीय तिथि एक ही दिन पे पड़ी है और जिस पर नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों की होगी और हर दिन मां के अलग स्वरूप के दर्शन भी खास रहेंगे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।